So let's start. डिस्क्लेमर से शुरू करूंगा. Whatever I am going to present today, ये कोई भी श्योर शॉट स्ट्रैटेजी या गारंटीड रिटर्न्स की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है. ये सिर्फ एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए. ट्रेडिंग के अपने रिस्क है, इसको समझ के ही हमको काम करना चाहिए. जिस तरह से किसी भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी एक लेवल ऑफ रिस्क होता है. और पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी फ्यूचर रिजल्ट की इंडिकेशन नहीं होती. मतलब मैं जो आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी 100% हर बार चलती है, ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता. और ट्रेडिंग के एरिया में या बिजनेस में, इंडस्ट्री में अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है तो वो मान लीजिए कि झूठ मिल रहा है. ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग में किसी भी प्रकार की या बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं. ठीक है. सो टुडेज ट्रेड वाज टेक महिंद्रा, एंड टू रीच दैट ट्रेड आई फॉलोड अ सर्टेन प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल रोटेशन या कैपिटल रोटेशन बोलते हैं. वो शुरू होता है एसेट रोटेशन से. तो मैं एसेट रोटेशन क्या होता है ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर हम टेक महिंद्रा के ट्रेड तक कैसे पहुंचे आपको समझ में आएगा. तो एसेट रोटेशन क्या होता है? जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया के, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट दुनिया के बाकी देशों के भी, वो अपने एसेट को रोटेट करके बढ़ाने के कोशिश में होते हैं. एंड सिंस दे हैव बिग मनी, उनके पास बड़ा पैसा होता है, उनके मूवमेंट से मार्केट मूव हो सकता है या डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट हो सकता है. तो वो क्या करते हैं, जहां पर भी जिस भी एसेट में उनको प्रॉफिट दिखता है उसको वो रोटेट करने के लिए प्लान करते हैं. एसेट के क्या क्या प्रकार वो यूज कर सकते हैं? एक है इक्विटी, जिसको हम स्टॉक्स बोलते हैं या म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं. वो इक्विटी है. यहाँ पर मैं इंडिया की नहीं सिर्फ बात कर रहा हूँ, दुनिया भर की इक्विटी की बात कर रहा हूँ. फिर दूसरा है गोल्ड. ऑब्वियसली गोल्ड इज एन एसेट विच वी ऑल नो. रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एसेट. बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, स्पेशली बिटकॉइन विच इज रिलायबल. उसके बाद गोल्ड की तरह और कमोडिटीज होती है, जैसे सिल्वर हो, जिंक हो, लेड हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है. करेंसी ऑल्सो इज एन इन्वेस्टमेंट. जैसे अगर डॉलर का रेट, यूरो का रेट अगर बढ़ने वाला घटने वाला है, तो वो अपना पैसा उस करेंसी में मूव करके रख सकते हैं जहाँ पे बढ़ सकता है. सो इंडिया में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आती है, वो जब इंडिया का मार्केट ग्रो होता है, उनको दो प्रकार की ग्रोथ मिलती है. एक तो डॉलर का रेट अगेंस्ट रुपीज जो है वो बढ़ता है, दैट इज वन काइंड ऑफ बेनिफिट दे कैन गेट. एंड मार्केट का वैल्यू ग्रोथ जो होता है वो सेकंड बेनिफिट है. दैट्स व्हाई इंडिया, चाइना, देयर आर सम इकोनॉमीज जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव मानी जाती है फ्रॉम वेस्टर्न इन्वेस्टर. रियल एस्टेट इज अनदर एसेट. रियल एस्टेट हमेशा एक पूरा रियल एस्टेट खरीदना होता है ऐसे नहीं. रियल एस्टेट के भी कुछ फंड्स आते हैं, कुछ ट्रस्ट, रीट्स नाम से कुछ ट्रस्ट आते हैं, जिसमें आप छोटी अमाउंट में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये सारे एसेट्स में पैसा रोटेट होता रहता है. ठीक है, अगर हम सही ढंग से रोटेट कर पाए तो हम जो हमारी ग्रोथ है वेल्थ की, उसका अल्फा मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने के लिए हम इसको अगर ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से काम करें तो ये हो सकता है. बट राइट नाउ करंटली जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हम सिर्फ इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं. ना इक्विटी में जब बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडियन इक्विटी, ये यूएस इक्विटी, चाइना इक्विटी, सारे इक्विटी मार्केट, जापान इक्विटी मार्केट्स, ये सब हो सकता है. ठीक है, तो इक्विटी का एक अलग सर्कल हो सकता है, जैसे ये अलग अलग मार्केट्स की इक्विटी हो सकती है. वैसे रियल एस्टेट में भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं. हार्ड एक्चुअल रियल एस्टेट हो सकता है, जो प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, उनके फंड्स हो सकते हैं. ओके, क्रिप्टो में भी अलग अलग अपना एक सर्कल बनेगा, कमोडिटीज में भी अपना एक सर्कल बनेगा. इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. ठीक है, सो विल नॉट गो मच इनटू कॉम्प्लेक्सिटी. सेक्टोरल रोटेशन पर हम लोग आने वाले हैं. Okay. तो इक्विटी की जब बात आती है तो इट कैन बी इंडिया मार्केट, इट कैन बी चाइना मार्केट, और इट कैन बी एनी अदर मार्केट. ठीक है, लेकिन इंडिया मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर्स रोटेट होते हैं. मतलब क्या, आईटी सेक्टर से इन्वेस्टमेंट बाहर आके बैंकिंग सेक्टर में जा सकती है, बैंकिंग सेक्टर से बाहर आके किसी और सेक्टर में जा सकती है. अगर वो हम आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं उनको चूज करने का हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं. स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने के जो 4-5 तरीके हमने डिस्कस किए हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में, उसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है जो है सेक्टर रोटेशन. मतलब कि किस सेक्टर से पैसा किस सेक्टर में जा रहा है. इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर अक्टूबर या बेसिकली लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर मार्केट वाज बेरिश. मार्केट नीचे नीचे गिर रहा था, निफ्टी गिर रहा था, एंड इवन यूएस मार्केट वाज गोइंग डाउन. ओके, देयर वर सम अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट. कुछ युद्ध का भी माहौल था, यूएस मार्केट में भी अनसर्टेनिटी थी, तो उस कारण से ये हो गया. और हमारा जो इंडियन मार्केट है, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये भी ओवर वैल्यू हो चुका था जब 26,000 क्रॉस कर लिया था निफ्टी.
तो उसके बाद जो एक बेरिश फेज आया, उस फेज में सारे सेक्टर्स नीचे गए, और उसके बाद एक रिकवरी आया। तो उस दौरान मैंने बताया था कि बैंकिंग में हमको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बैंकिंग के ट्रेड हमने लिए, बैंकिंग के फंड हमने लिए, प्राइवेट बैंक ईटीएफ, पीएसयू बैंक ईटीएफ, ये सब हमने तब उठाया था। उसके दो कारण थे, एक तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ था उस वक्त, और बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जो मार्केट रिकवर होने के बाद बहुत फास्ट रिकवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल हो, आईटी हो, कोई भी सेक्टर हो, तो रिकवरी करने के लिए जो फंडिंग आती है वो बैंक के थ्रू ही आती है। ओके, तो इसके लिए तब मैंने बैंक्स के फंड में इन्वेस्ट करने का सजेशन दिया था। तो सेक्टरल रोटेशन क्या होता है? एक सेक्टर से पैसा दूसरे सेक्टर में जा रहा है, ये हम पता कैसे करें? तो फर्स्टली देयर इज वन अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एज एनएसडीएल डेटा। अगर हम एनएसडीएल की साइट में जाएं तो हमको एक डेटा मिलता है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जस्ट गो टू एनएसडीएल एंड सर्च फॉर फोर्टनाइटली एफआईआई। फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका हर फोर्टनाइट मतलब हर 15 दिन में एक रिपोर्ट रिलीज होता है एनएसडीएल की तरफ से। हु इज एनएसडीएल? एनएसडीएल वो एंटिटी है जो हमारे सारे डीमैट अकाउंट्स को कंट्रोल करती है और हमारे सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करती है। एनएसडीएल की तरफ से आपको हर महीने एक ईमेल भी आता होगा जिसको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का एक जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो इसी एनएसडीएल के पास ये फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा होता है। इफ यू गो हियर आपको दिखेगा हर 15 दिन में ये रिपोर्ट रिलीज होता है। हालांकि ये थोड़ा लेट हो सकता है बिकॉज अभी जून चल रहा है, बट हाँ हमारे पास 31 मई का ही डेटा है। ओके, इसको हम व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में ले जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो इट शोज हर सेक्टर में इक्विटी में कितना पैसा आया है, डेट डेट फंड्स में कितना पैसा आया है, हाइब्रिड फंड्स में कितना पैसा आया है, और किस सेक्टर में वो आया है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करना एक थोड़ा सा टीडियस टास्क है, क्योंकि हर 15 दिन में आपको ये डेटा डाउनलोड करके साइड बाय साइड लगा के आपको अप एंड डाउन का चार्ट बना के देखना पड़ेगा। ये रेडीमेड यहाँ पर तो नहीं मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। उससे थोड़ा सा आसान टास्क मैं आपको बताता हूँ। इफ यू हैव ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बेसिक फीचर्स फ्री में यूज होते हैं। इसमें अगर हम जाएं तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर सकते हैं फर्स्टली। ओके, दिस इज निफ्टी चार्ट, और ये मूविंग एवरेज की लाइंस को मैं निकाल देता हूँ। निफ्टी का कैंडल चार्ट है ये। इसको कंपेयर करेंगे हम अगर किसी और सेक्टर के साथ, तो वी कैन क्लिक दिस प्लस साइन, और मैं निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के इंडाइसेस यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी, इसको सीएनएक्स निफ्टी आईटी भी बोलते हैं। इफ आई क्लिक हियर, अब ये चार्ट क्या हो गया, निफ्टी को और आईटी को कंपेयर कर रहा है, विच मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट निफ्टी जितना भी नीचे गया है उससे ये 6% नीचे गया है। एट द राइट हैंड साइड यहाँ पर हमको परसेंटेज दिखाई देंगे। तो निफ्टी इस पॉइंट पर 0.4% अप था, सीएनएक्स निफ्टी भी उतना ही था। अब इस पॉइंट तक आते आते निफ्टी वॉज डाउन बाय -6%, एट द सेम टाइम आईटी वॉज अप बाय 0.4%। ओके, यहाँ पर निफ्टी फिर रिकवर हुआ तो आईटी ज्यादा ऊपर गया। इससे हमको क्या समझ रहा है कि निफ्टी की तुलना में या ओवरऑल मार्केट की तुलना में आईटी सेक्टर वाज डूइंग वेरी गुड इन दिस पार्ट। और बाद में जब निफ्टी गिरा तो आईटी बहुत ही गिरा। ये वो पार्ट होगा जहां पर यूएस में अनसर्टेनिटी हुई थी, और हमारा जो आईटी सेक्टर है निफ्टी का इंडिया का, वो काफी कुछ यूएस के मार्केट पे डिपेंडेंट है, यूएस के टेक्नोलॉजी कंपनीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निफ्टी वॉज वेरी लो एंड आईटी वॉज फर्दर लो, आईटी बहुत ज्यादा गिर गया था। इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया, निफ्टी कंज्यूमर सेक्टर, निफ्टी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, निफ्टी एनर्जी। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता जाएगा बट यू कैन ऐड मोर, और हम इसको देखते जाएंगे। ये हमेशा जिस पॉइंट से हम चार्ट शुरू कर रहे हैं वहां से जीरो से स्टार्ट होगा, और उसकी तुलना में हमको दिखेगा अलग अलग कलर में मीडिया हैज गॉन डाउन एंड रिकवरी, बट बैंक निफ्टी इज द फास्टेस्ट। जो मैंने बताया था बैंक अभी ऊपर गए हैं जो कि नीचे थे, जब अपॉर्चुनिटी था तब हमने बैंकिंग में इन्वेस्ट किया था। मीडिया वी मिस्ड, वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन मीडिया इन द ग्रुप। इस तरह से सब आप ऐड करेंगे तो उसको आप सेव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर यू कैन सेव द इंडिकेटर टेम्पलेट, तो मैंने एक सेव करके रखा है, वही मैं आपको लोड करके बताता हूँ, सेक्टर रेनबो। ओके, सो दिस इज ऑल द सेक्टर्स दैट आई हैव लोडेड हियर। ओके, तो इसमें आपको कलर बहुत कंप्लीट कंफ्यूजिंग है, तो आईटी वाला जो लाइन है
मैं इसका आपको फॉर्मेट बोल्ड करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द CNX IT का लाइन जो बोल्ड ऑरेंज कलर में है। इज इट विजिबल? Yeah. इसमें आपको दिखेगा ये यहाँ के हाई से जब यहाँ तक लो पे गिरा IT, तब बाकी सारे जो इंडस्ट्रीज थे, सेक्टर्स थे, वो काफी उससे भी नीचे गिरे थे और IT ने यहीं से रिकवरी स्टार्ट किया है। तो दिस वाज द पॉइंट व्हेन वी स्टार्टेड, और यहाँ पे कंफर्म हो गया कि IT इज गोइंग टू रिकवर। अब इसको मैं नैस्डैक के साथ भी कंपेयर करता हूँ। नैस्डैक इज USA का टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। उसको उसको मैं अलग से ट्रैक करता हूँ। सो यू कैन सिंपली चेक द नैस्डैक चार्ट एंड सी इफ दैट इज रिकवरिंग। हमारा IT उसके साथ पैरेलल रिकवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर को आइडेंटिफाई करने का पार्ट। तो सेक्टर अगर रिकवर हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से सेफली ट्रेड कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में ITBs बाय करने का सजेशन दिया था। तो ITBs क्या है? इंडिया के सारे जो 15-20 बड़े IT कंपनीज है उन सबका मिला के एक फंड बनाया है, जिसको ITBs कहते हैं। निप्पॉन नाम की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उसको मैनेज करती है। तो आप उसको अगर खरीद लेंगे तो क्या होगा, IT सेक्टर जितना ऊपर जाएगा। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव ITBs इन आवर होल्डिंग्स, नॉट इन दिस अकाउंट। ओके, इस अकाउंट में ITBs मैंने 36 के आसपास था तब मैंने शायद बाय किया था। अब वो 42, इट्स ऑलरेडी 16% अप आफ्टर वी बॉट दिस। ये क्यों किया था? क्योंकि ये काफी सेफ है। नाउ एट दिस पॉइंट ये इसको बाय करके हम काफी टाइम हो गया, आई थिंक 1 महीने के ऊपर हो गया होगा। So today, when or yesterday when I was in the weekend, I was trying to identify. I was trying to see कि IT में अगर मुझको अभी किसी स्टॉक को खरीदना है तो ये जो फेज है, ये IT सेक्टर ऑलरेडी रिकवर हो गया है, कुछ हद तक हो गया है। तो अब अगर हम कुछ लेंगे तो हमको वो महंगा मिलने वाला है, तो हमको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा चाहिए। सो आई वॉज लुकिंग फॉर IT सेक्टर ट्रेड जहाँ पर रिकवरी अच्छी आई है और वहां से वो नीचे भी गिरे तो ज़्यादा नहीं गिर सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं लार्ज कैप स्टॉक को ढूंढ रहा था। अब लार्ज कैप स्टॉक ढूंढना है IT सेक्टर में जो कि ज्यादा रिकवर हुआ है और सेफ रहे। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको मैं NSE की वेबसाइट पे जाके बताता हूँ व्हाट डिड आई डू। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है व्हाट आई एम थिंकिंग, या किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? सर वो इंडिकेटर कौन सा था सर? ये इंडिकेटर नहीं है, ये सारे सेक्टर के इंडाइसेस है। कि जैसे निफ्टी IT जो है वो IT का, IT कंपनीज का एक इंडेक्स होता है। जैसे CNX फार्मा है वो फार्मा कंपनीज का इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी ओवरऑल 50 कंपनीज सारे मार्केट का इंडेक्स होता है, वैसे हर इंडस्ट्री सेक्टर का एक इंडेक्स होता है। अभी यहाँ पे राइट में आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके देख सकते हैं। बैंक्स, सर्विसेज, फार्मा, निफ्टी, मिड कैप्स, मेटल, कंजम्पशन, स्मॉल कैप, IT, इंफ्रा, रियल्टी सेक्टर, FMCG, ऑटो, एनर्जी और मीडिया। ये प्राइस का ही चार्ट है। बस सारे प्राइजेस एक साथ लगाए हैं, इसके लिए हमको सिर्फ परसेंटेज में दिख रहा है, प्राइजेस एक्चुअल नहीं दिख रहे हैं। और इसमें मैंने IT को बोल्ड किया है ताकि IT हम देख पाए, क्योंकि मैंने उसको एनालाइज किया था। ये नीचे एक तो पहले बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद जब नीचे गिरा तो बहुत नहीं गिरा। इसके लिए उसकी रिकवरी में कॉन्फिडेंस मुझको ज्यादा था। इतना सिंपल है, ठीक है। अब IT में मैं एक स्ट्रांग हूँ। IT20 का तो मैंने ट्रेड ले लिया, उसने मुझको 10-12% ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, जो आपने भी कुछ लोगों ने लिया जो ग्रुप में है। अब IT में मैं एक ट्रेड ढूंढना चाहता हूँ जो कि स्टॉक का हो, जो कि लार्ज कैप हो। तो निफ्टी IT, अगर आपने NSE की साइट पे जाएंगे और मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे और इक्विटी NSE में मार्केट में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा निफ्टी, निफ्टी के 50 कंपनीज और उनका जो आज का प्राइस है, या 52 वीक का हाई है, 52 वीक का लो है, मतलब पिछले एक साल का हाई प्राइस, लो प्राइस, पिछले 30 दिनों में कितना ही ऊपर गया। और एक छोटा सा यहाँ पर आपको इसका चार्ट भी दिखता है, जो कि आप इसको देख के डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन में मैं अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग इंडाइसेस को भी चूज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने निफ्टी IT को चूज किया है। ओके, फर्स्टली नाउ आई विल शो यू, आई विल डाउनलोड दिस फाइल एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द IT सेक्टर। हर कंपनी के साथ क्या हो रहा है, ये डाउनलोड है इसका। ये CSV फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, आपको इसको कभी कभी एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेव एज करके। इफ यू वांट टू डू सम चार्ट्स या और कुछ एनालिसिस आपको करना है तो इसको सेव कर लेना अच्छा होता है, सेव एज।
CSV की बजाय एक्सेल में हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो कॉलम है इनको समझते हैं क्विकली। फर्स्ट इज द सिंबल, दीज आर द 11 कंपनीज। जो आईटी इंडेक्स में ये 11 कंपनियों का एनालिसिस हो रहा है। इनके आज के दिन की ओपन, हाई प्राइस, लो प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, इंडिकेटिव क्लोजिंग का जरूरत नहीं है। चेंज इन रुपीज, चेंज इन परसेंटेज, वॉल्यूम क्या था, करोड़ में वॉल्यूम क्या था। ये 52 वीक्स का हाई और 52 वीक्स का लो, मतलब पिछले एक साल का हाई प्राइस और लो प्राइस। ठीक है, और ये 30 डेज में चेंज कितना हुआ है एंड पिछले एक साल में चेंज कितना हुआ है ये दिखा रहा है। ठीक है, कोफोर्ट का आई थिंक डेटा इज नॉट करेक्ट बिकॉज कोफोर्ट का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो इसलिए 80% डाउन दिखा रहा है। दिस इज नॉट राइट इन्फॉर्मेशन, इसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल। अब मुझको यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा रिकवरी आई है एक स्टॉक में पिछले 30 दिनों में, वो है OFSS। ओके, अब मैं 52 वीक हाई के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। Okay, इसको यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। 52 वीक हाई, 52 वीक हाई से कंपेयर कर करके मुझको ये देखना है। तो 52 वीक हाई के कंपैरिजन में आज की जो प्राइस है वो कितनी ऊपर या नीचे है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस डिवाइडेड बाय 52 वीक हाई -1। इससे मुझको समझेगा कि ये स्टॉक जो है अपनी साल की हाई प्राइस की तुलना में, 46,000 की तुलना में निफ्टी आईटी का इंडेक्स 15% डाउन है। ओके, और यही चीज मैं सारे स्टॉक्स के बारे में अगर देखूं तो एक स्टॉक इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव दिखता है, सिर्फ 6% से डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब अपने ऑल टाइम हाई को छूने के लिए काफी नजदीक जा चुका है। जबकि पूरी इंडस्ट्री 15% डाउन है, आईटी की इंडस्ट्री, ये स्टॉक सिर्फ 6% डाउन है, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को छूने के लिए सबसे ज्यादा रेडी है। ओके, ये कल 6% नहीं था, यहाँ पर एक थोड़ा और डाउन नंबर था क्योंकि ये मैंने कल एनालिसिस किया था। लेट मी चेक इफ आई हैव दैट फाइल। ओके, 8% है, यहाँ पर 6%। यस्टरडे दिस वाज 8% टेक महिंद्रा, आज ये 6% है क्योंकि आज इसने 2% का जंप किया है, इसलिए ये हमको दिखा। ओके, सो मेरा ट्रेड ये बहुत ही सेफ ट्रेड था क्योंकि ये लार्ज कैप में है और उसमें से भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में है। तो मैंने टेक महिंद्रा को आज सुबह बाय कर, ठीक से। ओके, सुबह मार्केट वाज नेगेटिव फर्स्ट एंड आफ्टर डिस्काउंटेड द वॉर न्यूज, उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ। ओके, सो दिस इज टेक महिंद्रा इन द मॉर्निंग, दिस इज द 5 मिनट चार्ट। अब इसका मैंने इंट्राडे का भी एक अलग से ट्रेड लिया और स्विंग का भी एक अलग से ट्रेड लिया। तो डे चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो डे चार्ट देखिए ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक कंपनीज के जब ट्रेड हम करते हैं लार्ज कैप के, तो उसमें उसमें हमको थोड़ा प्रॉफिट कम टाइम में लेके एग्जिट करके रोटेशन करते रहना चाहिए। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली है। ओके, सो दिस ट्रेड इन नेक्स्ट 2-3 days might give me 6% more return and I will exit this trade। अब इसमें इंट्राडे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज इंट्राडे मैं कोर्स में कवर भी नहीं करता हूँ, बिकॉज इंट्राडे उसी को करना चाहिए जिसने स्विंग ट्रेडिंग पे एटलीस्ट 2-3 साल प्रैक्टिस किया है, चार्ट्स का उसको बहुत परफेक्शन है। अब इंट्राडे में हमको जो टारगेट्स होते हैं वो भी बहुत सोच के रखने पड़ते हैं। तो आज का टारगेट मैंने जो 1690 बताया था वो किस बेसिस पे बताया था वो मैं भी आपको बताता हूँ। देयर इज वन इंडिकेटर दैट आई शो यू विच इज कॉल्ड एज ATR। इंडिकेटर हमने कोर्स में नहीं किया है कवर, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। वो कहते हैं ATR, एवरेज टू। अब ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको इजीली नहीं करना पॉसिबल है बिकॉज वो पेड अकाउंट मांगता है। पेड अकाउंट आपको उसका बहुत महंगा है, तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसके चार्ट में आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे जो है वॉल्यूम का इंडिकेटर है, आई एम एडिंग द इंडिकेटर कॉल्ड एज ATR। ATR नहीं है, एवरेज, एवरेज ट्रू रेंज। ओके,
अब एवरेज ट्रू रेंज क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। RSI को मैं फिलहाल निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम को भी निकाल लेता हूँ। ओके, सो व्हाट विल एवरेज ट्रू रेंज टेल यू? पिछले 14 दिन के कैंडल्स का जो रेंज है उनका एवरेज होता है ATR। ओके, इसका क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। सी दिस एवरेज ट्रू रेंज वाज डाउन टिल 32। ओके, और आज वो कहाँ पहुंचा है 37। ठीक है, और यूजुअली ये हाई कहाँ गया है 50, और लो यहाँ पर गया है 21। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक दिन में तकरीबन 30 से 50 पॉइंट की मूव देता है। 30 से 50 रुपए की मूव एक दिन में आ सकती है इसमें। ठीक है, और जब मैंने इसको बाय किया था इट वॉज एट, लेट मी चेक द प्राइस। 1661 में हमारी बाइंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली। सो विल गो टू द चार्ट। 1667 कल का हाई था और हमने 1661 के आसपास बाइंग की थी। यहाँ पर पहले 15 मिनट में। ठीक है, और उस वक्त टेक महिंद्रा का अगर आप यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट में देखेंगे, अभी कितना दिखा रहा है? टेक महिंद्रा इज एट 1693, मतलब वहां से 30 रुपीज ऊपर है। ओके, इफ यू कैन सी दिस, ये दिख रहा है टेक महिंद्रा का प्राइस लाइन आपको। दिस इज 34 रुपीज अप, और 1661 के आसपास जब मैंने बाय किया था वो कल की प्राइस से सिर्फ 3-4 रुपये ऊपर था। ओके, अब एवरेज ट्रू रेंज क्या बता रहा है कि ये जो स्टॉक है दिन में तकरीबन 30 से 50 पॉइंट ऊपर जाता है। ओके, ये एवरेज ट्रू रेंज का मीनिंग है। एवरेज ट्रू रेंज का यूटिलिटी क्या है? एक दिन में वो कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, या एक घंटे में कितना ऊपर नीचे जाएगा, या 5 मिनट में कितना ऊपर नीचे जाएगा, ये आपको इंडिकेशन ATR से मिलता है। तो डेली चार्ट लगा के मैंने ये देख लिया कि तकरीबन 30 से 50 पॉइंट ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो 1661 से मैंने सिर्फ 30 रुपीज ऊपर का टारगेट किया। ठीक है, इंट्राडे में उतना ही पॉसिबल है। ओके, सो दैट वाज द लॉजिक। जब मैंने ग्रुप में आपको बताया था कि मैं टारगेट 1690 सेट कर रहा हूँ, लिमिट ऑर्डर 1690 का मैंने डाल दिया था ऑलरेडी 10:30 पे। उसका लॉजिक ये था 1661 वाज माय बाइंग प्राइस, 30 वाज माय ATR। 30 से 50 ATR है तो मैंने मिनिमम उसमें से पकड़ लिया 30 का ATR, और 1661 में 30 रुपये ऐड करके मैंने उसका इंट्राडे का जो एग्जिट ऑर्डर है ऑलरेडी लगा दिया। जो हिट हुआ आई थिंक, यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर लगा हुआ है। जीरो के चार्ट्स में आजकल ऑर्डर भी दिखता है चार्ट में, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, फीचर है। 1684, दिस वाज एट 11:30 ऑलरेडी, बट वी हैड टू वेट टिल 12:30 फॉर एग्जिट। तो 12:30 पे ये टारगेट आ गया 1690। उसके बाद 1694 तक भी गया था, बट एंड ऑफ द डे 1694 के आसपास ही प्राइस रहा। इसका मतलब इंट्राडे के लिए 1690 दिस वाज वेरी अप्रोप्रिएट टारगेट। तो ये टारगेट जो मैंने 1699 भी गया था उसके बाद, बट इंट्राडे में वो टारगेट जितना एक्सपेक्टेशन है, इंट्राडे का जो एक्सपेक्टेशन हमको बहुत लिमिटेड रखना पड़ता है ATR देख के या कुछ और लेवल्स देख के। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंट्राडे में आपको 5% 6% रिटर्न मिल जाए। इंट्राडे का जो मूव होता है वो 1-2% के टारगेट का ही होता है। फिर भी आई एम रिकमेंडिंग दोज हु आर न्यू, इंट्राडे ट्रेडिंग में ना पड़े, स्विंग ट्रेडिंग सीखें। स्विंग ट्रेडिंग सीख के अगर आप 1-2 साल प्रैक्टिस करते हैं, आपको चार्ट्स वार्ट्स ठीक से समझ में आता है, आपका सक्सेस रेशो 70-80% के आसपास आता है चार्ट्स का, तब जाके आप इंट्राडे में थोड़े अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं। बट न्यूबीज शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टारगेट। ओके, एंड देन माय प्रेजेंटेशन आई लाइक टू एंड विद दिस कोट ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन, और ये कौन है ये भी आप ही बताओगे। ऑल ऑफ यू नो दिस पर्सन? वॉरेन बफेट। यस, दिस इज वॉरेन बफेट। और जो मैंने लॉजिक बताया था, जो गिरा हुआ सेक्टर है उसको ढूंढो और उसमें से आप स्टॉक उठाओ, जो मैंने बैंकिंग में भी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया अबाउट 5-6 मंथ्स अगो, और अभी हम IT में और नैस्डैक में भी वही कर रहे हैं। ये सिंपल फिलोसॉफी है,
बी fearful when others are greedy. मतलब अभी आईटी सेक्टर में सब लोग fearful है, या जब मार्केट्स गिरे हुए थे तो बैंकिंग को लेके सब लोग बहुत fearful थे, तब आपको greedy होना है, और जब और लोग greedy है तब आपको थोड़ा fearful हो जाना है. This is the simple concept, investment concept of Warren Buffett, which I follow especially for sector rotation and sectoral selection of swing trading stocks. ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड का लॉजिक. सो इस ट्रेड में इंट्राडे में हमने, इफ यू चेक द पोजीशन में इंट्राडे का जो MIS होता है, सो MIS में अलग से 2000 प्लस विद क्वांटिटी 75 और 50 क्वांटिटी मैंने होल्ड किया है. दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ओके, सो दिस वाज टुडेस ट्रेड. अगर इसके बारे में और कोई किसी को डाउट्स है बिहाइंड द फिलोसॉफी या जो भी मेरा थॉट प्रोसेस था, इसमें कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, गलती लग रहा है, तो वो भी पॉइंट कर सकते हैं, या अगर कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं. और ATR मैंने कोर्स में कवर नहीं किया है बिकॉज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक सिलेक्शन, बट सम थिंग्स लाइक दिस, जैसे इंट्राडे का आपको टारगेट निकालना है तो ATR यूजफुल होता है, इसलिए मैंने ATR अभी आपको बता दिया. कोई सवाल है किसी का इस स्ट्रैटेजी पे, इस ट्रेड पे? एनीवन? No. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम फॉर मी. गुड नाइट, सी यू अगेन. Thank you, Avinash. Good night. Okay, good night. नाइट.